यहाँ 27 फरवरी से पहले आज ट्रैक्टर के ज़रिए ट्रेलर तो आपने देख लिया कराची से शाहराह फैसल और हैदराबाद, और फिर यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी अब तो पार्लियामेंट के अंदर तो उनका मैच्योर्ड खिताब होता ही है। आज भी खूब इमरान खान पर गिरजे हैं, बरसे हैं, और इससे लगता है कि जो 27 फरवरी के लिए जो मार्च है उसकी भरपूर तैयारी का आगाज़ पीपल्स पार्टी ने कर दिया है। देखिए ज़रा बिलावल भुट्टो के खिताब में मैंने कहा जोश व खरोश और प्राइम मिनिस्टर पे शदीद हमले। आपने शहीद बीबी के साथ दिया, लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त का कठपुतली को भगाया। अब हम निकल रहे हैं वक्त की कठपुतली के खिलाफ, वक्त की सिलेक्टेड के खिलाफ। जियालो काफी है, इंशाअल्लाह ताला हम इनका बंदोबस्त करेंगे। जी हाँ, तो आपने देखा मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट में 1.25 घंटे का खिताब, और अब जो बिलावल भुट्टो ट्रैक्टर रैली, और उसके बाद हम भी साथ होंगे। लेकिन और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार, जी खातून जजें तो हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक खातून जज को यानी जैसे आयशा मलिक ने हल्फ उठाया। और एक अरसे से हमारी बारें, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोर्ड और पूरे मिलकर इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहे थे, हड़तालों की नौबत आ गई थी, एहतजाज कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस एतबार से जैसा आयशा मलिक ने सबकत हासिल की कि उन्होंने हल्फ उठाया। और हमारे साथ इससे पहले कि मैं बात करूँ, आप देखिए चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अपने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा अहसन ख़त्म उठाया है, और जब मीडिया ने उनसे ये इस हवाले से बात की तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। चाहेंगे मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा हुआ टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शी बिकेम, दैट्स व्हाट इट इज। सर व्हाट अबाउट सीनियरिटी प्रिंसिपल? नहीं सर, नई तारीख रकम हुई है, दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि, लेकिन आपने हौसला नहीं हारा। एक दफ़ा जुडिशल कमीशन से मंजूरी नहीं हुई, फिर भी आपने दोबारा नाम तजवीज़ किया, क्या सोचती आप? अल्लाह बड़ा है सर, बतौर अल्लाह बड़ा। आपने उनको कंसीडर किया या बतौर जज? खातून। जो आपने देखा कि जस्टिस गुलजार जो अभी इसी महीने वाले में रिटायर्ड हो जाएंगे, उन्होंने यानी फरवरी में उन्होंने इसको क्रेडिट उनको जाएगा कि पहली बार जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक खातून जज का न सिर्फ तकर्रुर हुआ, मुखालफतों के बावजूद पहले ख़ुद जुडिशल कमीशन ने 4-5 से इसके बारे में फ़ैसला दिया। और इससे बढ़कर ये कि जो पार्लियामेंट जो आमतौर पर ज़ोर देती थी बारें और अपोजिशन के जजों की तकर्रुरी में उनसे राय ली जाए, तो जस्टिस यानी सेनेटर फ़ारूक नाइक की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी ने भी जो है इसको इंडोर्स किया। और हमारे साथ जस्टिस नासरा इकबाल हैं, खुद आपको इल्म है शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की बहू, खुद इनके शौहर जस्टिस जावेद इकबाल। और जस्टिस साहिबा एक तवील अरसे से इस सिलसिले में एक मुहिमी मैं कहूँगा कि चला रही थी। शुक्रिया जस्टिस साहिबा। तो आज तो आप बहुत खुश होंगी क्योंकि आप भी एक तवील अरसे से ये कह रही थी कि खातून को क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं, और क्या आप ये समझती हैं, सॉरी टू से मैं इसलिए नहीं कहता कि बड़ा मुक़द्दस इदारा होता है, एक खातून होने की वजह से इनकी मुखालफत उठ रही है। वो ये कह रहे थे कि डिस्पाइट इसके कि उन्होंने 15 साल मुकम्मल कर लिए, वो मेरिट पे जस्टिस आयशा पूरा नहीं उतरती थी। जस्टिस साहिबा आप तो गलत उन्हें उठा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि ये जो मर्द है ना, ये पता नहीं क्यों औरतों की वकालत में और अदालत में आने से घबराते हैं। 177 जो हमारा आर्टिकल है ना आइन का, वो बिल्कुल पॉजिटिवली कहता है कि ये सीनियोरिटी का है ही नहीं सिलसिला। अपॉइंटमेंट हो सकती है किसी लीडिंग एडवोकेट की जो 15 साल करता रहा हो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में, और इसी तरीके से कोई जज जिसकी 5 साल की स्टैंडिंग हो हाई कोर्ट में, वो अपॉइंट हो सकता है। एंड सिंस इट वाज फ्रेश अपॉइंटमेंट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीनियरिटी। जस्टिस केकाउस से लेके ये जो हमारे अब डैम वाले थे ना, केसला जज खोसा साहब और हमीदुर रहमान, ये सब
जो है ना, ये किसी सीनियरिटी के हिसाब से हुए नहीं। देखिए इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 4 जो अदालतें हैं हाई कोर्ट, इनके तकरीबन 160 से ज्यादा जजेस, तो हर शख्स तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता। इट्स ओनली ऑन मेरिट। और आज चीफ जस्टिस गुलजार ने खास तौर पे अपनी उस पर कहा है, और फिर की जो हुई है ना उसके बाद किसी ने पूछा जी आपने कमाल कर दिया, हमने कहा जी मेरा कमाल कोई नहीं है, शी हैज कम इन ऑन हर ओन मेरिट। ये ना उसकी बहुत बड़ी बात है। तो ये जस्टिस साहिबा, मैं ये देखता हूँ कि जो बारें हैं, यानी ख़ास तौर पर उनको कहता है बैकबोन होती हैं जुडिशरी का, और वहीं से वकला निकल के बहरहाल जज भी बनते हैं। वहाँ भी मैंने बहुत कम देखा, एक आसमा जहांगीर ज़रूर होंगी जो सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट बनी। आमतौर पर बारों की यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की उसकी भी जज नहीं बनती। तो ये जो इनका इश्तियाल था, इसको भी आप समझती हैं? माशाल्लाह, मैंने कहा ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं बारें, उन्होंने इसकी मुखालफत की। जस्टिस साहिबा, आप वो एक्सेप्ट करेंगे या एहतजाज जारी रखेंगे? बस असल में बात यह है कि सारी दुनिया में वकालत का जो शोबा है ना, ये मर्दों का की मिरास रही है। इवन एट हार्वर्ड लॉ स्कूल मैं वहाँ गई थी ना, तो जब मैं वापस आई हूँ तो ये 2005 या 7 में 50 ईयर्स ऑफ वुमेन एट हार्वर्ड लॉ स्कूल इन्होंने सेलिब्रेट किया था। और ये जो जून बेडर गिन्सबर्ग, उनकी इतनी मशहूर सुप्रीम कोर्ट की जज का पिछले साल इंतकाल हुआ है, उनको ये हार्वर्ड में लेते ही नहीं थे। कोलम्बिया से जाकर डिग्री लेके आई थी, और फिर बड़ी मुश्किल से इनको अप्रेंटिसशिप मिली लॉ फर्म में, और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची, उनकी सबसे रिनाउंड जज थी। तो ये हमारे यहाँ भी यही हिसाब है। लाखों में अब हमारे वकील हैं, खासतौर पर लॉयर मूवमेंट के पास, लेकिन खवातीन को बहुत कम मौका मिलता है। अब मैं समझती हूँ जब 5 जजेस हाई कोर्ट की हुई थी अपॉइंट 1994 में, और वो भी बेनजीर की वजह, तो औरतों को इंसेंटिव हुआ है। और अब इनका सुप्रीम कोर्ट में जाना तो एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि देखिए 17 मेंबर्स हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट, इनसे कम से कम तो 5 होनी चाहिए। और अगर हम सीटों को भी देखिए जो हमारी है, इनके साथ मुआहदा इंटरनेशनल कि औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, तो कम से कम 30% तो हों, लेकिन ये किसी को नजदीक नहीं आने देते। इंशाल्लाह अब कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो मुझे उम्मीद है कि औरों को भी मौके मिलेंगे। शुक्रिया जस्टिस नासा इकबाल। कह रही थी शुक्र टूटा खुदा खुदा करके, और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज होते हैं, ये पहली हैं, कम से कम 30% यानी 3 सुप्रीम कोर्ट की जज होना चाहिए। इसी तरह वो उनका खुद कहना था कि 160 जजेस होते हैं, उन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, लेकिन कोई मेरिट की बुनियाद पर नहीं। फिर जस्टिस हमूद रहमान क्या, फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह, बेशुमार ऐसे जज हैं मर्द जजेस जिनको बाईपास करके, मेरिट का घला तो नहीं कहूँगा घोंट के, लेकिन मेरिट को बाईपास करके उन्हें एलिवेट किया गया हाई कोर्टों से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, और हत्ता कि वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचे। तो इस एतबार से मैंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में एक खुशाइन दिन कि पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक जो हैं सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुई। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ते बढ़ते वो, अभी मैं देखे फॉलो करूँगा कि जो 17 में जो मेरिट पे आती है, कहीं चीफ जस्टिस भी कोई खातून ना बन जाए। इसी के साथ ही मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, और मैं आना तो चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कल के जो वो आवाम से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा वक्त सर्फ किया नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और ख़ासात की तकरीर उनके 2016-17 के धरनों की याद दिला रही थी। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुश आमदेद कहता है। बहरहाल एक खुशाइन बात यह है, बल्कि ग़ालिबन माजी में इस तरह की रवायत नहीं मिलती एक आध के अलावा, कि इमरान खान महीने 2 में, बल्कि इस बार ज़रा वक्फ़ा आया और टेलीफोन 9 के ज़रिए कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचें। क्योंकि आपको इल्म है कोई करोड़ों की आबादी, लाखों लोगों की ख्वाहिश होगी, हज़ारों शायद पहुँचने की कोशिश करते हों, सैकड़ों की कॉलें नहीं आ पाती, चंद एक कॉलें आ जाती हैं। कॉल बड़ी दिलचस्प थी, खातून की थी कि वो जो खान साहब ने एक मशहूर जुमला उनको कहा कि ज़रा कम घबराना पड़ रहा है, घबराहट की बात है, लेकिन महंगाई तो है,
मैं उस वक्त देख नहीं सका कि खान साहब का जो ख़ास अंदाज में उसके क्या मुस्कुराहट जवाब दिया, लेकिन ये जो पूरा लोगों का सवाल जवाब थे उनके मसाइल के हवाले से, न जाने क्यों इमरान खान साहब पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता कि आसाब का लफ्ज़ भारी है। नवाज़ शरीफ ख़ानदान इतना था कि उन्होंने बेशतर वक्त गुस्सा निकाला मियाँ नवाज़ शरीफ पर, और फिर धरने की ज़बान में ये भी कहा कि मैं अब तक तो अंदर बैठा हूँ, जब बाहर निकलूँगा फिर देखता हूँ कौन मेरे सामने आएगा। तो मैंने बहुत कम देखा है कि इधर खान साहब को गुस्से में, और वो भी ऐसे ख़ास मौके पर जब मामूल के मुताबिक लोगों के मसाइल सुनने और उसे हल करने के लिए वो ये टेलीफोन पर आए थे। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। तो खान साहब कहते हैं कि अगर मैं बाहर निकल आऊँ तो छुपने की जगह नहीं होगी। मेरे साथ बड़े सीनियर सफारतकार तजज़ियाकार मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो अभी खान साहब को मेरा विचार है, एक बार फिर आपको सुनवाता कि आपको अगर मैं बाहर निकल आऊँगा तो छुपने की जगह नहीं होगी, और बाकी पूरी तकरीर में मेरे बड़ा गुस्से में क्यों है, क्या इक़्तिदार है उनके पास, मोरलेस एक सूबा छोड़िए तीनों सूबों में इक़्तिदार है, और माशाल्लाह कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई फ़ौज से ख़तरा नज़र नहीं आता, इस्टेब्लिशमेंट से ख़तरा नज़र नहीं आता, अपोजिशन की भी कोई जलसे जुलूस ऐसे ही लग रहा है, कोई इतने बड़े नहीं कि जिससे ख़तरा। फिर क्यों इतने खान साहब गुस्से में नज़र आ रहे हैं हिलाली साहब? भाई ये डेस्परेट, ये मैं लफ्ज़ डेस्परेट नहीं कहूँगा, मैं ज़रूर करूँगा कि एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं हो, ये सिस्टम चल नहीं रहा है, ये सिस्टम को कोई इन लोग चला रहे हैं, a system which cannot work, it's become dysfunctional, incompetent, corrupt। legislators को आप देख लें, क्या 62 और 63 कॉन्स्टिट्यूशन के क्वालिफिकेशंस हैं, क्या ये लेजिस्लेटर्स उस पे आते हैं? पूरा सादिक नमीन है। मैं तो 7 दफ़े बता सकता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्टी ने झूठ बोला है अपने आप को बचाने के लिए, 7 दफ़े, और 5 दफ़े पकड़े गए हैं। कोलिबरी फ्रंट में झूठ नहीं था, कतरी खत झूठ नहीं था, ये जो अरशद मलिक का केस है झूठ नहीं था, साकिब निसार का एक और झूठ, ये क्यों झूठ हो रहा है? और ये जो चीफ जज ने जाके झूठ बोला है, जो भी किया है, ये बोला या नहीं ये इसका पता चल जाएगा, इस पे केस में लोग स्टिल अंडर प्रोसेस। कहने की बात सिर्फ ये है कि सिस्टम कोलैप्स इज एविडेंट, डिसफंक्शनल। अब आप एक डिसफंक्शनल सिस्टम को चलाने की जब कोशिश करते हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, और क्यों नहीं हो। देखिए हिलाली साहब, मेरा तो ये कहना है कि कोई जलसा होता, जुलूस होता, धरना होता, इंतखाबी मुहिम होती, ये तो खान साहब आए थे लोगों के मसाइल सुनने। ये जो पर्टिकुलर नंबर है 051 पर आके, उस पर जो महंगाई है लोग सवाल कर रहे थे और हवाले कर रहे थे, उन्होंने सब चीज़ों को टर्न कर दिया। और आपको इल्म है मीडिया तो इसी को हेडलाइन बनाएगा, यही सुर्खी बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि उनके आसाब पर सवार हैं, और वो जो आपने खुद ही कह दिया कि डिस्परेट क्यों ना हो, लेकिन वो आप भी उसको सॉरी टू से जी है तो ना हकीकत, उठते बैठते नवाज शरीफ। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही है कि नवाज शरीफ का क्यों इम्पोर्टेंस है। उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि भाई उसके जो करतूत थे और जो उसने किया वो और जो हो रहा है उसके नाम पे, और जो उसके रिश्तेदार और जो भी हैं उनके खिलाफ केस पे केस जा रहा है, मगर कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम जो है ये करप्ट को पकड़ नहीं सकता है या पकड़ना चाहता नहीं है। तो एक आदमी सोचता है कि अगर इंसाफ नहीं मिलती है, जिसके पार्टी का नाम वो खुद कहता है तहरीक इंसाफ है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है तो मैं तो बेबस हूँ।
मैं आई एम टेरिबली फ्रस्ट्रेटेड, मुझे पता नहीं क्या करना। ये वैसे कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आती है कि हम क्या कर सकते हैं। इस किस्म की जो माहौल है और इस किस्म की सिस्टम जो डिसफंक्शनल हो गई है, जो काम कर नहीं सकती है, हाउ कैन आई मेक इट वर्क? अगर इदारे उनका अपना काम उनको नहीं आता है, 30 और 40 साल से स्टे ऑर्डर्स हैं। आप जाए ना कराची में वो शेरेटन या वो दूसरा जो क्या है पर्ल, उधर आप देखेंगे एक स्केलेटन टू इनकॉम्पिटेंस टू इनजस्टिस खड़ा हुआ है उधर, वो जो हायट बन रहा था 50 साल पहले। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर आप लोगों को इनको नहीं ये समझ आता, अगर उनको नुस्ला टावर्स नजर आता है बड़ा नाप ताप करके जमीन का, मगर ये स्केलेटन जो 40-50 साल से खड़ा हुआ है इसको नजर ही नहीं आता है। व्हाट डज इट शो? नहीं तो अगर मैं ये कहूँ हिलाली साहब के शायद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या जो आप कहते हैं जो डिस्परेट हैं, उसका सबब ये नहीं कि बहरहाल रियलिटी है कि हमारे यहाँ जो पावर में लाने और पावर से हटाने में कुछ महरक़ात होते हैं। ख़ास आपको ये तो नहीं ख्याल आ रहा कि जो आप कह रहे हैं कि इन्हें पकड़ना नहीं चाहते, तो कौन पकड़ना नहीं चाहते? सिस्टम की कमज़ोरी है। और वो जो हाथ का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कि DGI-SPR तक आए और उन्होंने कहा कि ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, उसने उसके क्लियर के बावजूद ये ख्याल होता है हर आप चाहे देखें, चाहे हुकूमत चाहे अपोजिशन, ख़ास शेख रशीद भी ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जी सर पे हाथ है, सर से हाथ उठा लिया, सर पे हाथ। तो क्या है ज़रा मुझे भी बताइए। माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस सवातकार हैं, तजन्नकार हैं, बल्कि अंदर के आदमी हैं लाली साहब। क्यों नहीं भाई, जब आप देख रहे हैं एक चीज़ जो वो 3 साल में वो एक चीज़ की कोशिश की कि इंसाफ दे, इंसाफ नहीं मिलता है, एफिशिएंसी दे, एफिशिएंसी नहीं मिलता है, करप्ट को पकड़े, करप्ट नहीं मिलते हैं, तो वो कहता है कि ये सिस्टम, फिर यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्यों नहीं हो रहा है, और पता चलता है कि सब लोग कहते हैं कि इसी सिस्टम है, यही चलाओ। नहीं चल सकता, वो कहता है नहीं चल सकता जब तक इंसाफ ना मिले। मिसाल के तौर पे जब तक एफिशिएंसी ना हो, जब तक एजुकेशनल सिस्टम, पार्लियामेंट में जो लोग आने चाहिए जो पढ़े लिखे हो वो नहीं आते, तो मैं कैसे चलाऊं? फ्रस्ट्रेटेड है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि जब जो व्हेन इट्स एक रुकावट है आपके सामने, जब सब लोग कहते हैं रुकावट है और कोई आने उठाने के लिए आता नहीं है, तो आदमी कहता है भाई ये चक्कर क्या है? फिर वो कार्टल्स आ जाते हैं, माफियाज आ जाते हैं। खुद चीफ जस्टिस कहता है सिसिलियन माफिया की तरह ये स्टेट चल रहा है। व्हाई इजंट देयर फ्रस्ट्रेशन? हम सब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि नहीं? आप नहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं? बिल्कुल है फ्रस्ट्रेटेड। तनख्वाह आपको मिलता है टाइम पे, हालांकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं। कुछ कर सकते हैं? नहीं। क्यों? तो ज़फ़र अली साहब अभी समझते हैं कि टोटली ये फ्रस्ट्रेशन है, और खान साहब ने जो जिस तरह किया, वैसे तो मैं आपको ये भी ख्याल था कि मैं आपसे मालूम करता कि जिस तरह अपोजिशन की तहरीक चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राह पे लग जाए, शायद इस तरह की भी खबरें होंगी। लेकिन एक और शुक्रिया ज़फ़र अली साहब, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हो रहा है और वो है प्राइम मिनिस्टर के, शुक्रिया हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर के जो मुशीर ख़ास एहतसाब के हवाले से थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर हमारे साथ हैं। मतीन, एक बड़ा सरप्राइज़ है, शहजाद अकबर जो 24 घंटे पहले तक जो है वो 48 घंटे पहले तक फोर्थ फ्रंट पर आकर नवाज शरीफ के इख्तिसाब अकाउंटेबल कर दी, क्या खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं मतीन? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बेलवी साहब। देखिए आपने बिल्कुल कहा, और मैं भी ये कहूँगा कि बहुत एक तो हैरान कुन था, और दूसरा बिल्कुल ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। लेकिन ये इसके साथ जुड़ी भी है कि काबीना के अंदर और वज़ीर आज़म की जो अब टीम है उसके अंदर बहुत बड़ा रद्दबदल होने वाला है, और उसी रद्दबदल की जो पहला स्टेप था वो शहजाद अकबर का। लेकिन अगरचे कि शहजाद अकबर साहब ने जो जिस शद्दोमत के साथ अकाउंटेबिलिटी का प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन उसमें उन पर सवाल ये उठ रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से
उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली था। और जो पाकिस्तान में दीगर बड़े बड़े कार्टल्स हैं, दीगर बड़े बड़े करप्ट अनासर हैं, जिनकी भी लूट मार अरबों और खरबों से कम नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं किया गया। और दूसरी जो चीज सामने आ रही थी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में अभी तक किसी किस्म की कोई मैसिव रिकवरी नहीं हुई। और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, फिर खास तौर पे लंदन वाला वाकया, मूसवी साहब वाला, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। इनकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में और इनका जो मेथड था, जो सारी चीजें थी, उसके ऊपर बहुत सारे लीगल सवालात उठ रहे थे। बहुत सारे वजीर आजम के जो अंदर लेकिन एक और बात है ना मतीन हैदर, आप भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि शहजाद अकबर हों या मैं और बहुत सारे जानूँगा, दे आर आउटसाइडर इन्हें ये कहलाए जाते हैं ना, चाहे वो कितने ही मुतहर्रिक नजर आए, चाहे इवन सॉरी टू से शहबाज गिल का नाम भी आपने नहीं सुना होगा 2017 से पहले, जो धरने से पहले या बाद में। तो ये शहजाद अकबर, ये जो आउटसाइडर्स को जो अहम पोस्टें दे दी जाती हैं खासतौर इनके, तो इनका तो स्टेक पर नहीं होता ना, इन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो ये खुद आप बताते, खुद ये स्टेप ऐसा था ना कि जब गैर मुंतखब लोगों को आप यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें बिठाल देंगे, तो वो तो अकाउंटेबल सिर्फ नहीं इस तरह नहीं होते ना, कोई प्रेशर तो उन पर नहीं होता और नौकरी मिल जाएगी उनको। तो मतीन जी बिल्कुल बरेलवी साहब, और इसके अंदर जो पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग्स थी, जो सीसी की मीटिंग्स हुई, जो वजीर आजम अपने करीबी तरीन सियासी मावनीन और अपनी कोर कमेटी से मुशावरत करते थे, उसमें इसके ऊपर बहुत लेदे होती थी। और ख़ास तौर पर इन गैर मुंतखब शुदा मशीरों का जो लबो लहजा था, डॉक्टर शहबाज गिल का लबो लहजा आपने देखा कि वो टेलीविज़न पर आकर किस किस्म का लबो लहजा अख्तियार करते हैं, उनका शहजाद अकबर का और इसी तरह इनके जो दीगर गैर मुंतखब मावनीन हैं उसके ऊपर काबीना के अंदर बहुत लेदे होती थी। और ख़ास तौर पर पीटीआई की मीटिंग्स के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर बहुत लेदे होती थी। और ये वो तमाम वजूहात में ये भी एक वजह शामिल है जिसके बाद वजीर आजम ने, और अब आपके प्रोग्राम में मैं ये बताता जाऊँ कि बैरिस्टर सैफ का नाम जो है वो स्ट्रांगली बीइंग कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी। बैरिस्टर सैफ इस वक्त सेनेट के रुकन है। आज भी वजीर आजम ने इंतहाई अहम सियासी मुशावरत की और सीसी के इजलास की भी सदारत की, उसके साथ पार्टी के एक और मुशावरती इजलास की भी सदारत की। अगले 24 से 48 घंटों में काबीना में अहम तब्दीलियां भी हो सकती हैं और बड़ी बड़ी अहम वजारतें तब्दील हो सकती हैं, चूंकि अब ये क्रूशल साल है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अब वजीर आजम अपने एहतसाब के मशीर को भी चेंज कर चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब काबीना में वो मजीद तब्दीलियां करेंगे ताकि वो अब अवाम के सामने परफॉर्मेंस के साथ आने की कोशिश करेंगे। तो नहीं, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट नाम लिया है, बैरिस्टर साहब भी बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगे कहीं शौकत तरीन साहब की तरह इनको भी सेनेटर मुंतखब करा के, क्योंकि माशाल्लाह बड़े सीनियर, वो ऑलरेडी सेनेटर हैं। बैरिस्टर साहब जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त सेनेटर हैं और वो वजीर आजम के बहुत करीब समझे जाते हैं। वजीर आजम की मुख्तलिफ जो अभी कानून का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, लीगल रिफॉर्म्स जो की गई हैं, उसमें उनका इंतहाई बड़ा करीबी अहम रोल रहा है। मतीन, अगर आप मुझे करेक्ट कर दें, वो सेनेटर गालिबन एमक्यूएम के थे और फिर उन्होंने चेंज अपनी कुछ की थी, कुछ वो इंडिपेंडेंट सेनेटर हो गए थे बाद में, वो इंडिपेंडेंट, लेकिन आजकल उनकी वाबस्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ओके, तो हमारे मतीन हैदर ब्यूरो चीफ का कहना है कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर और ख़ास जो मीटिंग और इजलास हुआ मज़ीद अपने मुशीरों में, वज़ीरों में तब्दीली लाएंगे। और कल का जो खान साहब का हुआ वो कि मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पे था, लेकिन असल में उसका एक और भी था कि वो ये समझते हैं कि वो जो डिलीवर करना चाहते हैं उसकी राह में ख़ुद उनकी पार्टी के भी अहम मुशीर, ओहदेदार, वज़ीर वगैरह शामिल हैं। इस हवाले से एक और अहम जो इशू सामने आया है वो तो खैर आपको इल्म है, महंगाई। लेकिन हुकूमत ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा किया है कि GDP यानी शरह नमो 5.67 या 5.7 की है। जो पहले प्रोजेक्ट की जा रही थी वो तकरीबन शायद 4% की जा रही थी। वैसे तो इसे कोई कहा जाता है कि एदाद-ओ-शुमार का ये घोरा धंधा है, लेकिन हुकूमत ने जो इतना बड़ा दावा किया, इस पर गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ माहिर हमेशा डॉक्टर अशफाक हसन से कि ये GDP के बढ़ने से आम आदमी भी करके फर्क पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। वैसे तो आज हमारे गवर्नर स्टेट बैंक भी आए और उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बार फिर ये कहा कि महंगाई इतनी नहीं है जितनी लोग कह रहे हैं। फिर उन्होंने 2% कहा कि जनाब हमारा वो कुछ इजाफा नहीं किया गया है। और गवर्नर स्टेट बैंक के का जो ऑब्जर्वेशन थी वो अपनी जगह, लेकिन एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हुकूमत के तरफ से दावा किया गया वो था कि 5.67 गालिबन 5.7 जो है वो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है, जो लास्ट तक ख्याल था कि 4% होगी, लेकिन अगर 5.6 प्रोजेक्ट की जा रही है जो एक तो यकीनन उसका बहुत गहरे असरात आम लोगों पे भी पड़ना चाहिए, मईशत पे भी पड़ना चाहिए, बल्कि पूरे सोशल सेटअप पे पड़ना चाहिए। मुमताज़ माहिर मईशत डीन हैं, प्रिंसिपल हैं नस्ट के, डॉक्टर अशफाक हसन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 5.7 प्रोजेक्ट किया गया है, सॉरी टू से मैं तो नहीं कहूँगा कि जगलरी ऑफ वर्ड्स आमतौर पे हमारे यहाँ पास में तो होता रहा है, दादुशुमार का गोरख धंधा जिसे कहते हैं, इसे है या वाकई हम ये समझें कि जो प्रोजेक्ट किया गया है ये हकीकी दादुशुमार हैं? और जी डॉक्टर साहब। नहीं, ये कोई जगलरी नहीं है। देखें, ये ज़रा टेक्निकल से चीज़ है, मुझे एक्सप्लेन करने का आप मौका ज़रूर दें ताकि आपके नाज़रीन को मैं समझा सकूं। ये इतनी आसानी से लोगों को नहीं समझ में आएगा, ना हमारे सियासी लीडरों को समझ में आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक आम पब्लिक की ज़बान में समझाने की कोशिश करूं। देखें, ये होता है रीबेसिंग। रीबेसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करें। कौन से सिस्टम को अपडेट करें? जिस तरीके से हम अपने स्टैटिस्टिक्स को या पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही हैं, हज़ारों सेक्टर में हो रही हैं, उसके सिस्टम को अपडेट करने को कहते हैं रीबेसिंग। तो हम ये दुनिया में एक स्टैंडर्ड सब प्रैक्टिस है कि कहीं पर 5 साल के बाद जीडीपी की रीबेसिंग होती है, कहीं पर 10 साल में होती है। जिन हुकूमतों में, जिन मुल्कों में उनका स्टैटिस्टिकल सिस्टम ज़रा स्ट्रॉन्ग है तो वो हर 5 साल में कर लेते हैं इसको अपडेट या रीबेस। और हम जैसे जो कमज़ोर मुल्क हैं जहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिस्टम भी हमारा ज़रा कमज़ोर है, तो वहाँ पर तकरीबन 10 साल में हम करते हैं। तो ये उसी का प्रोसेस है। लास्ट टाइम जब हुआ था तो ये 2005-2006 के बेसिस पे हुआ था। अब होता यह है कि आपको एग्जांपल देता हूं कि जब जीडीपी को हम मेजर करते हैं तो किसी एक बेस ईयर को हम चुनते हैं कि उस बेस ईयर से हम कहां पहुंचे हैं, आगे पहुंचे हैं, नीचे चले गए हैं, क्या हुआ है। तो एक बेस ईयर चुना जाता है। तो पहले 2000 जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 1947 था, 47-48 वाज द बेस ईयर। फिर ये कोई 50s में आ गया, 59-60 पे बेस ईयर पे बहुत अरसा रहा। फिर ये 80-81 के बेस पे बहुत अरसा रहा। फिर ये जाके 1991 के बेस पे आया। फिर ये 99-2000 के बेस पे आया। और अब फिर ये 2005-2006 के बेस पे आया। अब ये 2015-2016 के बेस पे आया। तो ये हम अपडेट करते रहते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो 2005-2006 में हमारे मुल्क में हो रही होती थी, अब शायद नहीं हो रही है। वो मिसाल के तौर पे जैसे आप देख लें कि एक हम मिनरल वाटर जब पीते हैं तो उस ज़माने में एक नेस्ले का बॉटल बिका करता था, उसकी एक ख़ास प्रोडक्शन होती थी, वो एक लग्जरी आइटम होता था। तो वो इंडस्ट्रीज़ में शामिल की गई, इससे पहले वो नहीं थी, तो उस वक्त लाई गई। अब उसका जितना उस वक्त शेयर था जीडीपी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में, तो वो उसका एक वेट हम दे देते हैं। अब उसके बाद 2005-2006 के बाद ये मिनरल वाटर अब एक हाउस होल्ड चीज़ बन गया है। अब ये कोई लग्जरी आइटम नहीं रहा। और फिर बहुत सारी कंपनियां भी आ गई। अब ये बड़े पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन हमारे फ्रेम में वही वेट है और वही प्रोडक्शन लेवल है। डॉक्टर साहब आपका डिस्टॉर्ट हो गया। डॉक्टर साहब आपका ये कहना बजा, लेकिन वो जो जीडीपी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम आम बात तो ये है ना कि उसको आवाम के जो फिर से कुछ लोग गवर्नमेंट वाले रिएक्ट भी करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते हैं हम, तो यानी उनको आवाम को क्या समरात मिलेंगे? 5.6 हो, 6.7 हो, 4 हो, वो जो असल तो वो देखते हैं ना एक कॉमन आदमी जो वो जब बाज़ार में ख़रीदने जाता है उसे क्या मिलता है, पेट्रोल हुआ
उसे चाहे टमाटर हुआ, दूध हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ। डॉक्टर साहब देखिए, अभी जो बाइडेन साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने अपने सेनेट और कांग्रेस के ज्वाइंट जो है उनका सेशन उनसे खिताब किया और उस खिताब में एक बात उन्होंने कही थी, द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज डेड। अच्छा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज डेड। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत पुरानी बात हो गई, 1960 की चीजें हैं। देखें, ये मैं आपको बता दूं, ये आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस तरीके से हो गए हैं कि ये जीडीपी का नंबर जो है ये 5.56% आ गया है जब ये रिवाइज हुआ है। देखें, जब ये पिछले साल ये 3.9% ग्रोथ था और वो 8 से 9 महीने के नंबर के बेसिस पे वो ग्रोथ नंबर था। जब ये जून तक के नंबर आए तो मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 3.9% रिवाइज्ड होकर ये तकरीबन 5% के करीब तो वैसे ही हो जाना चाहिए था इसमें। ये हो जाता, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिनल सा फर्क हुआ है क्योंकि रीबेसिंग से ग्रोथ रेट में बहुत ड्रास्टिक तब्दीली नहीं आती है, ये मार्जिनल सा चेंज आता है। जो मैंने 5% कहा था, मैं समझता हूं कि वही ग्रोथ होता, लेकिन आप ये भी देखें कि लोग ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले साल हमने ये जब उससे पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ जो नेगेटिव थी वो तकरीबन 0.5% नेगेटिव थी। अब वो 0.5% नेगेटिव नहीं है बल्कि 1% नेगेटिव है, तो नेगेटिव ज्यादा हो गया है, तो वो हमारा बेस जो है वो और नीचे चला गया। तो उस नीचे बेस से चले मैं ये आपकी एक बात एक्सेप्ट कर लेता हूं, जैसे आपने तो जो बाइडेन का नाम लिया कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाम को क्या सहायता मिले। ठीक, चलें यहाँ तक आते हैं, 41वां गालिबन हो गए हैं। कल मैं प्राइम मिनिस्टर को देख रहा था, अभी मैं मालूम भी कर रहा था पॉलिटिकल एनालिस्ट से कि गुस्से में नज़र आए। इसके मायने वो जो इकनॉमी के हवाले से जो तब्दीली लाना चाह रहे थे, शायद वो समझते हैं कि वो नहीं ला सके, नहीं कर सके। कुछ लफ्ज़ डिस्परेट भी तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे ही लगा। आपने भी देखा होगा डॉक्टर साहब, ऐसा है? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत को और इस मुल्क को जितना नुकसान गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। अब अगर मैं अपने आंख को बंद करके बैठ जाऊं और कहूं कि बस सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। आज जो महंगाई है, ये एक तो दुनिया में महंगाई है उसकी वजह से है, लेकिन हम ये बताते नहीं हैं अपने कौम को कि एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस महंगाई को यहाँ तक पहुँचाने में और यहाँ तक परसिस्ट करने में। हमें बताना चाहिए कौम को। आपका ये कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक, डॉक्टर सॉरी टू से, मैं आपके मुंह में ज़बान नहीं डालना चाहता, और यानी एक बार पहले भी आप शायद कह चुके हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक को और बल्कि डिप्टी गवर्नर तक को कहते हैं फौरी तौर पर हटाना चाहिए। डॉक्टर साहब ज़रा ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू होगी क्योंकि माशियात जो है, माशी इशूज़ जो हैं, ये इकनॉमिक इशूज़ हैं, वो तो अभी तक उतने ही हैं, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से। इसी के साथ ही मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि बस आपके पास इतना वक्त है कि शुक्रिया अदा करें, इजाज़त लें। तो आपके साथ GTV से मुजाहिद बिल को शुक्रिया के साथ इजाज़त दीजिए।